हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। फर्स्ट केस की चर्चा कर ली जिसमें हमने देखा कि आरएच टेबल के पहले कॉलम में कोई एक भी एलिमेंट जीरो हो जाए। देखा ना हमने कि यदि एक एलिमेंट जीरो हो जाए, ना कि बाकी के, सिर्फ एक एलिमेंट इन एनी रो वन एलिमेंट इज जीरो और वो भी फर्स्ट कॉलम में है, तो क्या करना है हमने देख लिया। आज हम केस 2 की चर्चा करेंगे। चलो केस 2 की चर्चा करते हैं। और केस 2 आपको क्या कहता है? केस 2, अब केस 2 ये कहता है कि व्हेन इंटायर रो इज जीरो। आप जब आरएच टेबल बना रहे हो और एक समय ऐसा आता है कि एक कंप्लीट रो जो है ना वो जीरो आ जाती है, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? व्हेन ऑफ ए रो आर जीरो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर जीरो, देन क्या करना है? पहले तो कंडीशन है कि when all the elements of a row are zero, this is the condition। और ये कंडीशन ये कहती है कि मान लो दिस इज द एलिमेंट a1 a2 a3 और यहाँ पे हमें मिल जाता है कंप्लीट रो ऑफ जीरो। इसे बोलते हैं ROZ, रो ऑफ जीरो, यानी आपको रो ऑफ जीरो मिल गई सिस्टम में। तो क्या करना है? केस 1 में आपने देखा था कि भाई पहला एलिमेंट जो है ना वो जीरो मिल गया, बाकी के जीरो नहीं है, तो प्रोसीड करेंगे। और अब इसमें क्या हो रहा है कि आपकी कंप्लीट रो जीरो हो गई, तो क्या करना है? दिस इज द कहानी। बट केस क्या है? व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर जीरो, दिस इज द केस। अब इस केस को सोल्व करेंगे कैसे, ये समझिए। आएंगे इससे पहले, लेकिन ये रो ऑफ जीरो जो है ये कब आती है सिस्टम में, इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। रो ऑफ जीरो, आपके आरएच टेबल ने क्या पाया? जुगाड़ मेथड, उसने क्या पाया? यार ये जीरो को सारा और पूरा रो जीरो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? तो उसने देखा ये उन्हीं केस में जीरो आ रहा है जब आप आरएच टेबल कैलकुलेट कर रहे हैं ना बेटा। तो एक कंडीशन ये आ रही है कि कोई सी रो जीरो आ रही है कंप्लीट। उसने क्या पाया कि ये रो तभी आ रही है जब पोल्स सिमेट्रिकल टू द ओरिजिन हो। जब आपके जो दिए गए इक्वेशन के जो पोल्स हैं वो सिमेट्रिकल टू द ओरिजिन है, उसी केस में कंप्लीट ROZ मिलती है, मतलब रो ऑफ जीरो मिलती है। अब सिमेट्रिकल क्या क्या हो सकते हैं केसेस देखिए। सिमेट्रिकल ये हो सकते हैं भाई साहब कि एक पोल इधर है तो एक पोल इधर है। सिमेट्रिकल, जस्ट सिमेट्रिकल, तो मतलब ये यदि -3 है बेटा तो ये +3 होगा। दिस इज द सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। आप ही बताइए सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो ये पहला केस हो गया कि पोल जो है वो ऐसे भी हो सकते हैं कि LHS में एक पोल है और RHS में एक पोल है। ऐसी कंडीशन होगी तभी ROZ अकर होगी ही होगी। या सिमेट्रिकल तो इस एक्सिस पे भी हो सकता है भाई। सिमेट्रिकल होने को क्या है, वो यहाँ पे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो इट्स लाइक सपोज दिस इज नथिंग बट 2J, तो ये होगा आपका -2J। ये भी सिमेट्रिकल टू द ओरिजिन होगा ना, तो ये केस 2 हो गया कि या तो के प्योर इमेजिनरी रूट्स हो गए, देख लो प्योर इमेजिनरी रूट्स हो गए, और जो कि सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन है तो भी ROZ आ सकती है, ये दोनों भी सिमेट्रिक है। एक और तीसरी कंडीशन भी बचती है। अब देखो कितने पोल सिमेट्रिकल होंगे ये पता लगेगा हमें। मान लो 4 पोल सिमेट्रिकल है, 4 पोल कैसे हो सकते हैं? ऐसे हो सकते हैं चारों मिलके, ऐसे 2 इधर और 2 इधर, या फिर ऐसे हो सकते हैं भाई, प्योरली और इमेजिनरी एक्सिस हो सकते हैं, या फिर 2 इधर और 2 इधर भी हो सकते हैं। सब कुछ समझ में आ रहा है सर? आपको पता चला कि 6 पोल सिमेट्री हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा 6 पोल सिमेट्री है वो अभी मैं बताऊंगा। लेकिन मान लो 6 पोल आपको पता चल गया सिमेट्रिक हैं, तो कैसे हो सकते हैं? 4 इसमें हो सकते हैं, 2 यहां हो सकते हैं, या 4 इधर हो सकते हैं, 2 इधर हो सकते हैं, या 6 सारे के सारे इस पे हो सकते हैं, 3 इधर 3 इधर, या सारे के सारे इधर भी हो सकते हैं, 3 इधर 3 इधर। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि मान लो पोल्स ऐसे हैं कॉन्जुग
पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब इधर और इनकी सिमेट्रिक है इधर, लाइक दिस। ये भी तो सिमेट्रिक है राजा, यस और नो? देखो ये पोल्स भी ओरिजिन के सिमेट्रिक हैं, ये क्वाड्रेंट क्रिएट कर रहे हैं लाइक दिस। समझे ध्यान से? सर ये भी सिमेट्रिक है, मान लो ये हो गया आपका -2 + j, तो ये होगा आपका +2 + j। समझो बात को, ये होगा आपका -2 - j और ये होगा -2 - j। ये क्वाड्रेंट क्रिएट कर गए। ये भी तो सिमेट्रिक टू द ओरिजिन है, आप देख लो, सिमेट्रिक टू द ओरिजिन है। तो 3 केसेस हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, या तो रूट्स प्योरली ऑन इमेजिनरी एक्सिस की सिमेट्री हो, या RHP LHP पोल की सिमेट्री हो, या आपके ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो इस टाइप से हो, जो क्वाड्रेंट क्रिएट कर रहे हो, इस टाइप से सिमेट्रिक हो सकती है। जब ये होता है तभी ROZ आती है, ये हमें बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये सीखे हम कि जब भी ROZ सिस्टम में बेटा आई तो सिस्टम स्टेबल तो नहीं रहेगा, ये बात तो तय है। सिस्टम कांट बी स्टेबल व्हेनेवर ROZ अकर, सिस्टम कांट बी स्टेबल बिकॉज इस कंडीशन से देखो, पहली कंडीशन देखो सिस्टम को अनस्टेबल बना रही है। पहली कंडीशन देखो, यदि इधर और इधर पोल हो गए तो ये अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि एक भी पोल RHP में गया तो अनस्टेबल। ये वाली कंडीशन देखो, दिस इज नथिंग बट द थर्ड कंडीशन। इसका चेंज कर देता हूं मैं कलर भी, और थर्ड कंडीशन भी अनस्टेबल बना रही है सिस्टम को। देख लो आप, ये भी सिस्टम को अनस्टेबल बना रही है। अच्छा, दूसरी कंडीशन यानी कि जो रूट्स है वो प्योरली ऑन द इमेजिनरी एक्सिस आए, उसी केस में सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा, लेकिन स्टेबल तो नहीं होगा। इस केस में भी क्या होगा, वो मार्जिनल स्टेबल या लिमिटेडली स्टेबल सिस्टम, सॉरी यस, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा। समझ में आ गया? तो यहां से क्या सीखे कि जब भी इंटायर रो 0 आएगी सिस्टम स्टेबल तो नहीं रहेगा, ये या तो अनस्टेबल होगा या मार्जिनल स्टेबल होगा। वो पता चलेगा हमें पहले कॉलम से। यदि साइन चेंज हुए तो पक्का RHP LHP वाली कंडीशन होगा, और साइन चेंज नहीं हुआ तो पक्का इमेजिनरी रूट्स होंगे। लेकिन इस कंडीशन में प्रोसीड करेंगे कैसे सर, अब वो देखते हैं। ठीक है, जब कभी भी when all the elements of a row are 0, so this is the condition of complete row is 0. कंप्लीट रो 0 का मतलब यह हुआ कि सिमेट्रिक पोल्स है ओरिजिन के क्रॉस। ठीक है, सिस्टम स्टेबल नहीं रहा, अनस्टेबल होगा या फिर मार्जिन अनस्टेबल होगा। अब इसको प्रोसीड कैसे करना है, ये क्वेश्चन है। आइए, हाउ टू प्रोसीड व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर 0, देन हाउ टू प्रोसीड, कैसे बढ़े आगे फिर, है ना? तो आपका प्रश्न क्या रहेगा, हाउ टू सॉल्व दिस कंडीशन। चलिए, ये रहा मेरा पॉइंट कि इस कंडीशन को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो एक डमी में आपके लिए एलिमेंट वाली इक्वेशन बनाता हूं, ध्यान से देखना जरा। देखो जरा ध्यान से, ये मैंने लिया है, इसको हम बोलेंगे ROZ। किसको? दिस रो ऑफ 0। रो ऑफ 0 आ चुकी है सिस्टम में, ROZ। तो हाउ टू सॉल्व दिस कंडीशन। इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब जिस भी एस की टर्म में आपकी ROZ आई है उसके जस्ट ऊपर वाला जो है, इसके सारे एलिमेंट्स मिलके बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन लाइक दिस। ये आ जाएगा K1 S², ऑब्वियस सी बात है S² का कोफिशिएंट है, प्लस ये कांस्टेंट पार्ट आ जाएगा और K3 की वैल्यू 0 रहेगी लाइक दिस। इसे ही हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे। सो व्हेनेवर ROZ occurs into the system, we will form auxiliary equation by the coefficients of row just above the row of 0. Whenever ROZ occurs in RH table,
we will form auxiliary equation by the coefficients of the row just above the ROZ. देखो मैंने बना ली k1 एस स्क्वायर, ये k1 एस स्क्वायर है, ये ऑब्वियस सी बात है, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो k1 एस स्क्वायर लिख दिया प्लस k2, ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मैं बोला ऑक्सिलरी इक्वेशन। आगे बात समझे। फर्स्ट स्टेप, व्हेनेवर ROZ occurs, लिख लोगे मेरी बात, बोर्ड पे लिखवाने की जरूरत है क्या? नहीं है, दिमाग लगाओ बहुत। मैं आपको लिखवा दूंगा तो आप दिमाग को बाईपास करके सिर्फ हाथ चला लोगे, और मैं बोला वो आप लिखोगे तो आप दिमाग चलाओगे। हाँ, काम की बात करती। दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का विथ रिस्पेक्ट टू s। अच्छा, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट्स यहां हम जीरो की जगह रिप्लेस कर देंगे। लाइक इसका डिफरेंशिएशन लोगे तो ये आ जाएगा 2k1s प्लस 0 आ जाएगा ना। अब ये s का जो कोएफिशिएंट है वो है 2k1, इंस्टेड ऑफ 0 यू विल रिप्लेस दिस 0 बाय दिस 2k1, ये 0 है एंड यू विल प्रोसीड। अब देखो ROZ का ये एलिमेंट यदि आपको कुछ मिल गया, ये एलिमेंट आपने 0 से हटा दिए और ऑक्सिलरी इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स यहाँ पुट कर दिए, तो ROZ खत्म हो गया। ROZ जैसे ही खत्म हो गया, देन प्रोसीड एज पर द आपका RH टेबल जैसा भी फॉर्मुलेट होता है। फिर क्या करना है, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, माइनस दिस बाय दिस, सो हियर इज द k2, देन प्रोसीड सिंपली। सो व्हेनेवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम करता हूं मैं लिखवा देता हूं। चलो ये मैंने आपको लिखवा दिया। क्या लिखवा, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स इन एनी रो ऑफ द राउथ अरे आर 0, ठीक, तो क्या, दिस कंडीशन इंडिकेट्स दैट देयर आर सम सिमेट्रिकल रूट्स इन द एस प्लेन, सिमेट्री विथ व्हाट, ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ, बिकॉज ऑफ द रो ऑफ 0 ROZ द राउट टेस्ट ब्रेकडाउन। बिल्कुल, राउट जो टेस्ट कर रहे हैं ये तो ब्रेकडाउन हो गया भाई, है ना। कैसे प्रोसीड करोगे, नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक्स डाउन हो गया। तो दिस सिचुएशन इज ओवरकम बाय रिप्लेसिंग द ROZ बाय अ रो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल generated by taking the first derivative of the auxiliary equation। मैंने क्या बताया था आपको कि आप auxiliary equation फॉर्म करोगे, auxiliary equation फॉर्म करोगे, इसके जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन से auxiliary equation को डिफरेंशिएशन कर दोगे और इसके जो कोएफिशिएंट्स है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे। तो यही बात मैंने लिख दी कि दिस सिचुएशन इज ओवरकम बाय रिप्लेसिंग द ROZ by the row of coefficients of the polynomial generated by taking the first derivative of the auxiliary equation। समझ में आ गया। auxiliary equation क्या है? auxiliary equation 0 is formed by using the coefficients from the row just preceding the ROZ। ROZ के पहले आने वाली रो को ही auxiliary equation बोल। A is equal to 0 is formed by the using the coefficient form from the row just preceding the ROZ। सिखा दिया है। इसके बाद क्या, इसके बाद आप डिफरेंशिएशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एस, किसका, आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन का। डिफरेंशिएशन करने के बाद आप क्या करोगे, रिप्लेस द ROZ बाय द कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है उनसे ROZ को रिप्लेस कर दोगे। देख लो भले, ये इसके कोफिशिएंट से आपने ROZ को रिप्लेस कर दिया और उसके बाद यूजुअल मैनर में आप प्रोसीड करें। कंटिन्यू द राउट टेबुलेशन इन यूजुअल वे या यूजुअल मैनर, ठीक है। अच्छा, अब जब आप आगे बढ़ोगे, ऐसा करोगे, तो पॉइंट नंबर 6 में क्या आएगा, इन दिस कंडीशन, मतलब पॉइंट नंबर 6, इन दिस सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन, व्हेन ROZ अकर्स, सिस्टम वुड बी unstable or marginal stable but it won't be stable. So in this situation system won't be stable.
इट विल बी ईदर अनस्टेबल और मार्जिनल स्टेबल। ठीक है, इन दिस सिचुएशन सिस्टम वुड बी स्टेबल, इट विल बी ईदर अनस्टेबल और मार्जिनल स्टेबल। कौन डिसाइड करेगा? साइन चेंज डिसाइड करेगा। नाउ क्या होता है कि इफ देर इज नो साइन चेंज, आपने ROZ आ गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, कोफिशिएंट सब कर दिया, उसके बाद टेबुलेशन कर रहे हैं और फाइनली आप देख रहे हैं देर इज अ नो साइन चेंज इन व्हाट? फर्स्ट कॉलम ऑफ द ROZ। अच्छा, इफ देर इज नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ RH टेबल आफ्टर एलिमेंटिंग द ROZ को डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट से रिप्लेस किया, उसके बाद आगे बढ़े और कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, देन सिस्टम वुड बी marginal stable. If there is a no sign change in the first column of the RH table after eliminating the ROZ, then system will be marginal stable. और यदि साइन चेंज हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, फिर से देखो जरा ध्यान से, कहानी सिंपल सी है। यदि ROZ आ जाएगा तो इस ROZ के आने का मतलब हुआ सिमेट्रिकल पोल्स। इस कंडीशंस को रीड ऑफ करने के लिए आप इसके जस्ट प्रेसिडिंग रो के साथ ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसके कोफिशिएंट के साथ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्रिएट करेंगे, करली डिफरेंशिएशन करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? उसने ये देखा ROZ आ गई, वो सिमेट्रिसिटी के कारण आई, और इसके जस्ट एबो जो इक्वेशन है ना, ये मेन इक्वेशन का पार्ट है, समझ लीजिए। ये निकल के आया बाहर, यानी कि जो मेन इक्वेशन है उस मेन इक्वेशन को इससे यदि डिवाइड कर दोगे ना तो 0 0 0 ही आएगा। नहीं समझे? बहुत गहराई में ले जा रहा हूं मैं आपको, यहां पे ध्यान से सुने। मैं क्या बोला कि जो आपकी मेन इक्वेशन है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जिससे आप प्रोसीड कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द मेन इक्वेशन। इस मेन इक्वेशन को आप ऑक्सिलरी इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। समझिए ध्यान से, मेन इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन से जब डिवाइड होती है, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि मेन इक्वेशन का पार्ट है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो मेन इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज द पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी, ये दिस इज नथिंग बट द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज द पार्ट ऑफ मेन इक्वेशन। इससे ये सिद्ध हुआ अपना, और इसी के कारण क्या हो रहा है, अगली जो है रो वो 0 0 हो जा रही है, रो आप 0 आ जा रही है। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन है ऑक्सिलरी इक्वेशन इज द पार्ट ऑफ मेन इक्वेशन। अच्छा, मेन इक्वेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसके जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स आएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन are the roots of main equation also. Yes or no? obvious सी बात है यार, जब ये मेन इक्वेशन का पार्ट है, कौन? आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं बेटा, वो रूट्स मेन इक्वेशन के भी तो रूट्स हैं। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसके रूट्स ही मेन इक्वेशन के रूट्स हैं। और मजे की बात यह है कि इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आप डायरेक्टली उसको सोल्व करके निकाल सकते हो, यानी कि RS टेबल में पहली बार आप एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो, लेकिन लिमिटेड रूट्स, नॉट द कंप्लीट रूट्स, क्योंकि मेन जो इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर कुछ और है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का ऑर्डर कुछ और है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके जो इमेजिनरी रूट्स है ना, सिमेट्रिकल इमेजिनरी रूट्स है, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन भी देती है। दूसरी बात ये भी है, इसके जो रूट्स है ना, इसके रूट्स आपको सिमेट्रिकल इमेजिनरी रूट्स देते हैं, इसके रूट्स ही सिमेट्रिकल इमेजिनरी रूट्स हैं।
सिमेट्रिकल इमेजिनरी रूट्स जो हैं वो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट से ही हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा इवन पावर में ही आएगी। इसका मतलब ये कि आर ओ जेड हमेशा ऑड पावर ऑफ एस में ही देखने को मिलेगी। S1 में मिल सकती है, S³ में मिल सकती है ना, S⁵ 5 में मिल सकती है। ये S² में कभी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आर ओ जेड के जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स सिमेट्रिकल होते हैं और सिमेट्रिकल तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब वो इवन पावर में हो। अरे भाई सिमेट्रिकल मतलब क्या? 2 रूट्स हो, 4 रूट्स हो, 6 रूट्स हो, 8 रूट्स हो। बहुत ही गहरी बात मैं बोला। और मैं ये बोला आर ओ जेड हमेशा किस में आएगी? ऑड पावर ऑफ एस में आएगी। लिख लो जरा। नेक्स्ट पॉइंट से चलते हैं। 8वां पॉइंट लिख लो। सो आर ओ जेड विल अकर ओनली इन ऑड पावर ऑफ एस। ध्यान रखेगा, ऑड पावर ऑफ एस। और इसके जो कोएफिशिएंट मतलब इसके जो रूट्स हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर सिमेट्रिकली लोकेटेड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। मेन इक्वेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर सिमेट्रिकल लोकेटेड रूट्स ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कर लीजिए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सारी जो चीज़ लिखवा रहे हैं ना, इनको क्वेश्चंस में आप देखोगे तो बड़ी मक्खन की तरह क्लीन हो जाएगी। डाउट तो किसी में नहीं है, और हो भी तो रहेगा नहीं। रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर सिमेट्रिकल लोकेटेड रूट्स ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और सिमेट्रिकल लोकेटेड इमेजिनरी रूट्स है। सिमेट्रिकल लोकेटेड इमेजिनरी रूट्स, यहाँ पे इन ब्रैकेट कर लो, इमेजिनरी रूट्स। वाह सर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दिया आपने। अब एक क्वेश्चन देखिए, उसको मैं एग्जीक्यूट करके ये कॉन्सेप्ट को वाइंड अप करता हूँ। चलिए, ये दे दिया गया है और पूछ रहा है कंक्लूड द स्टेबिलिटी। ठीक है भाई, RS टेबल बनाएंगे। S⁵ 5 4 3 2 1 एंड 0 RS टेबल। लेट्स पुट द कोएफिशिएंट्स। इसका है आपका 1, इसके बाद आप क्यूब में जाएंगे, यहाँ पे 6, इसके बाद पावर 1 में जाएंगे, ये है 5, उसके बाद 6, उसके बाद 12 और 12 के बाद 6। दीज आर द कोएफिशिएंट्स। नाउ प्रोसीड। ठीक है सर, प्रोसीड कैसे करें? इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 36 हुआ सर, -12 करें और डिवाइड बाई 6 करें। Yes, 36 minus 12 is nothing but 24 divided by this is nothing but 4। इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4 आ गई। ठीक है, आगे ये हो गया 6 पंजा 30 माइनस 6 डिवाइड बाई 4, सॉरी डिवाइड बाई 6 इटसेल्फ। 6 गुणा 5 माइनस 6 डिवाइड बाई 6। सो ये हो गया आपका 24। क्या? हाँ, 24 डिवाइड बाई 6। सो दिस इज नथिंग बट 4। इसकी वैल्यू भी क्या आई बेटा? 4, और ये है 0। कहाँ है रजिस्टर? चलिए, ये वैल्यूज आ गई। आगे बढ़ते हैं। इसका मल्टीप्लाई करा इसमें, दिस इज नथिंग बट 48 माइनस 24 डिवाइड बाई 4। सो 24 डिवाइड बाई 4 इज नथिंग बट 6। तो यहाँ पे क्या है बेटा? 6 आया। आगे 4 गुणा 6 माइनस यह तो हो गया 0 डिवाइड बाई 4, 4 गेट कैंसिल, यानी कि 6 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपके हाथ रुक जाएंगे, बिकॉज 6 गुणा 4 माइनस 6 गुणा 4 बटे 6, सो दिस इज नथिंग बट 0। ये लिख दिया 0। ठीक है, 0 आ गया। अब आगे 6 गुणा 0 0 0, सो ये भी 0 और ये भी 0। तो ये क्या आ गई बेटा? सर ये तो ROZ आ गई।
ROZ किस में आई? एस की ओड पावर में ही आई जो हमने लिखा था। सो दिस इंटायर थिंग इज नथिंग बट ROZ। ये आ गई आपकी ROZ, रो ऑफ 0। आगे ROZ, आगे जब बढ़ेंगे ROZ में आगे बढ़ ही नहीं सकते बिकॉज अब RS टेबल कैसे बढ़ाएंगे, जब 0 आ गई तो बढ़ेंगे कैसे? तो क्या करना मैंने बोला, इसके जस्ट ऊपर की इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना। ऑक्सिलरी इक्वेशन फ्रॉम द कोएफिशिएंट्स ऑफ रो जस्ट अबव द ROZ। तो ये हो जाएगी 6s²। कहाँ से आ गया s²? अरे ये कोएफिशिएंट मान लो खुले रहते हैं तो क्या होता है, s², 6s² और ये अल्टरनेट में चलता है ना +6 कांस्टेंट पार्ट, लाइक दिस। यही तो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना बच्चा। ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसके कोएफिशिएंट 6s² + 6, तो इसको कर देना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s। तो ये हो जाएगा 12s + 0। तो इसके कोएफिशिएंट्स यहाँ पर रिप्लेस कर दो आप। s की पावर 1 का कोएफिशिएंट हो गया 12 और ये 0 है आगे, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो जरा, 12 × 6 -0 डिवाइड बाई 12, तो ये 6 बचा। मैंने सिखाया कांस्टेंट पार्ट हमेशा s⁻0 में लिख दो, कैलकुलेट भी मत करो। अब आप जरा ध्यान से देखो यहाँ पे कि इज देयर एनी साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम? देयर इज नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब ये कि ये जो अनस्टेबल, हाँ सिस्टम अनस्टेबल नहीं होगा। देयर इज अ नो कंक्लूजन, क्या निकला यहां से? देयर इज नो साइन चेंज हिंस सिस्टम वुड बी मार्जिनल स्टेबल, मतलब अनस्टेबल तो नहीं रहेगा सिस्टम, ठीक है, ओके। तो देयर इज नो साइन चेंज। अब ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई आपने, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनाई बेटा? 6s² + 6 = 0। इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे और वही मेन इक्वेशन के भी रूट्स होंगे। as² + 1 = 0, सो as = +- j। ये इमेजिनरी रूट्स आ गए और ये जो रूट्स हैं बेटा वो आपके कहाँ पे है? ये है +j और ये है -j, और ये लोकेटेड कहाँ पे हैं? इमेजिनरी एक्सिस पे। तो जो इमेजिनरी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन की जो पावर है ना वही सिमेट्रिकल रूट्स के बराबर होती है। तो एक और टर्म लिख लो कि यहाँ पे नंबर 10 कि द पावर ऑफ ऑक्सिलरी, द ऑर्डर ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, या पावर ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिमेट्रिकल रूट्स, है ना। ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू सिमेट्रिकल रूट्स। आखिरी बात समझ में? सो इस इक्वेशन में 5 रूट्स हैं, बाकायदा 5 रूट्स हैं, लेकिन उन 5 में से 2 रूट्स जो है ना बेटा वो इमेजिनरी एक्सिस पे ऐसे आ जाएंगे। रिमेनिंग ऑब्वियस सी बात है 3 रूट्स इधर ही रहेंगे, इधर नहीं जा सकते बिकॉज कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। ये सिस्टम हो गया मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। लेकिन सर कुछ कंफ्यूजन है सर, कुछ लोचा है आपके मार्जिनल स्टेबल सिस्टम में। क्या है लोचा? अगली क्लास में क्लियर करेंगे। बाय बाय।